जब सब बराबर हैं, तो ये सेना के अंदर ये इस तरह का फैसला जो आया है, इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं और आप लोगों का पक्ष क्या है? इससे पहले 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, 2020 में करेक्शन, कि महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन में परमानेंट कमीशन मिलेगा और जितने भी महिलाएं उस वक्त उस केस का हिस्सा थी या फिर केस का हिस्सा नहीं थी, उन सभी को परमानेंट कमीशन दिया गया था और उनके लिए वैकेंसीज अलग से बनाई गई, क्योंकि जो महिलाएं थी वो भी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में पुरुषों के साथ ही, ठीक है, उनके शारीरिक जो क्षमताएं हैं वो अलग तरह से हैं, तो उनके टेस्ट उस तरह से होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग डिजर्व करते थे तो उनको मिला। लेकिन अभी जो हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें उन्होंने एक तो जेंडर बायस, मैं बोलूंगा, ये फैसला है। क्या ये जो फैसला है, क्या केवल ऑफिसर्स को लेकर या कि पर्टिकुलर किसी बैच को लेकर ही है, या ओवरऑल सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव पूरे के पूरे शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स पर पड़ेगा, जितने भी पुरुष हैं उन सभी पर पड़ेगा, और इवन जो महिलाएं 2020 के बाद आ रही हैं उन पर भी पड़ेगा। आप ये समझो, जो लोग सेम बैच के हैं, उसमें महिलाएं भी हैं और उनमें पुरुष भी हैं। साथ वाली महिला दोस्त को मिल गया, और वो जो ऑफिसर है पुरुष है, लड़का है, उसको नहीं मिला। उन दोनों के अपने अपने दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो तो यही सोचेंगे ना कि हमारे जो साथ वाली महिलाएं हैं उनको ये मिलता रहेगा और हम लोग भुगतते रहेंगे, तो वो कब तक चुप रहेंगे? इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर एवरीवन कि क्या सिर्फ एक तबके को बेनिफिट्स देकर दूसरे तबके को, पुरुषों को आप उससे वंचित कर रहे हैं? क्या ये सही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रकाश दोस्तों, जी, थैंक आज यू सो विकास मच। सर को थैंक यू सर। आज हमने विकास सर को इसलिए बुलाया है क्योंकि एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। हम उस दौर में हैं जहां ये कहा जा रहा है सब बराबर। सब बराबर, जहां कोई अंतर नहीं होना चाहिए, जहां कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। लेकिन देश की सेना में एक ऐसी चीज हुई है, देश की सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर एक ऐसा फैसला आया है जिसने एक नए विवाद को कह लें, या एक ऐसी डिबेट को जन्म दिया है जहां लोग ये कहने को मजबूर हैं कि लिंग का भेदभाव सेना के अंदर हो रहा है। क्या ये ठीक है? क्या ये नहीं ठीक है? विकास सर से समझेंगे। दरअसल समझ लीजिए, सेना के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उसको लेकर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें फैसला ये है, सिंपल साधारण भाषा में समझा देता हूं, बाकी विकास सर तो एक्सप्लेन करेंगे इसको। अगर कोई लेडी ऑफिसर है और उनकी सर्विस जो है, मान लीजिए 14 साल 15 साल में खत्म होती है, वो पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, उनको पेंशन मिलेगा। लेकिन कोई जवान है, कोई पुरुष अफसर है या जो सैनिक है, वो जब 20 साल से पहले रिटायर हो रहा है, वो चाहे 19वें साल में रिटायर हो रहा हो, उसको जो है वो व्यवस्था नहीं मिल सकेगी। हमारे साथ विकास सर हैं और इसी को लेकर पूरा विवाद है। विकास सर, जब सब बराबर हैं, तो ये सेना के अंदर ये इस तरह का फैसला जो आया है, इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं और आप लोगों का पक्ष क्या है? देखिए प्रकाश जी, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये कहानी लगभग आज से 24-25 साल पहले शुरू होती है। लेडी ऑफिसर्स थी, उन्होंने एक केस डाला था जिसमें हाई कोर्ट ने 2010 मार्च में एक फैसला दिया था कि सभी लेडी ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन मिलेगा। उससे पहले कभी भी किसी महिला को आर्मी में परमानेंट कमीशन नहीं मिलता था ऑफिसर्स में। सारी की सारी जो एंट्रीज थी महिलाओं की, वो 92-93 से शुरू हुई हैं इंडियन आर्मी में। उससे पहले महिलाएं भारतीय सेना का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने बोला कि जब पुरुषों को परमानेंट कमीशन मिल सकता है तो महिलाओं को क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन अब सारा का सारा विवाद वहीं से शुरू होता है जब 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। इससे पहले 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, 2020 में करेक्शन, कि महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन में परमानेंट कमीशन मिलेगा और जितने भी महिलाएं उस वक्त उस केस का हिस्सा थी या फिर केस का हिस्सा नहीं थी, उन सभी को परमानेंट कमीशन दिया गया था और उनके लिए वैकेंसीज अलग से बनाई गई थी। होता है क्या है कि आर्मी में हर साल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए 250 वैकेंसीज रिजर्व है। साल में जितने भी आर्मी ऑफिसर्स कमीशन होते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, उनमें से सिर्फ 250 लोगों को कॉम्पिटिटिव मेरिट के हिसाब से
उनको परमानेंट कमीशन दिया जाता है। और आज तक ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन अगर वो चाहते हैं ना मिला हो। रीजन कि ऑफिसर्स का इंटेक बहुत कम था और सिर्फ पुरुषों को ही परमानेंट कमीशन दिया जाता था। लेकिन ये फैसला गलत था कि महिलाओं को नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया और महिलाओं को परमानेंट कमीशन देना शुरू किया। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो महिलाएं थी वो भी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में पुरुषों के साथ ही, ठीक है, उनके शारीरिक जो क्षमताएं हैं वो अलग तरह से, तो उनके टेस्ट उस तरह से होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग डिजर्व करते थे तो उनको मिला। लेकिन अभी जो हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें उन्होंने एक जेंडर बायस, मैं बोलूंगा, ये फैसला है। होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर कुछ बैचेस होते हैं आर्मी में, हर साल जैसे बैच होता है, एक साल का एक बैच हो गया, दूसरे साल का फिर दूसरा बैच हो गया, तो उन्होंने क्या करा, एक बैच की जो महिलाएं थी उनको परमानेंट कमीशन और पेंशन दोनों के लिए एलिजिबल किया, और उसी बैच के जो पुरुष अधिकारी थे उन सभी को उन्होंने बोला कि ना तो इनको परमानेंट कमीशन मिलेगा और ना ही इनको पेंशन मिलेगी। ये जो जेंडर बायस है और ये जो ये डिसीजन था, ये जेंडर बायस है एक तरह से, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल के किया, एक सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि एक ट्विन टेस्ट होता है, जिसके आधार पे उन्होंने ये पाया है कि जो ये इस पर्टिकुलर बैच जो कि 2020-21 वाले बैच के ऑफिसर्स थे कि उनको वो टेस्ट में फेल हो गए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो वकील थी, हमारे रिस्पोंडेंट की जो वकील थी, उन्होंने उनको सही जानकारी नहीं दी, और उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी अधिकारी हैं इस बैच के, ये सभी के सभी सेना में मार्च 2010 के बाद आए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सारे के सारे अधिकारी अक्टूबर 2009 में सेना में जा चुके थे, ट्रेनिंग करना शुरू कर चुके थे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बताया गया था कि ये सारे के सारे ऑफिसर्स उस फैसले से पहले ही आ चुके थे जो हाई कोर्ट ने 2010 मार्च में दिया था, जिसकी वजह से सारा का सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ, और उस पर्टिकुलर बैच के जो सेना के अधिकारी थे उनको एलिजिबल नहीं पाया गया पेंशन के लिए। और जो उन्होंने सीटें बोली थी कि एक्चुअल में होता क्या है, आर्मी की जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 250 सीटें हैं जो कि अधिकारियों के लिए, और पहले क्या होता था कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा होता था कि ये जो सीटें हैं ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन आर्मी में नहीं होता है। और ये 2020 तक चलता रहा ऐसे ही, और नोटिफिकेशन में भी यही आता था। लेकिन जब जो सीटें जब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में फैसला दिया, तो उन्होंने क्या करा कि जो पुरुषों की सीटें थी उसी में ही महिलाओं को भी भागीदार बना दिया। अब मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे आपको बोला जाए कि ठीक है आप 100 मीटर की रेस में दौड़ेंगे और इसमें आप टोटल 100 लोग होंगे, और जो पहले 10 लोग होंगे उनको प्राइज मिलेगा, बाकी सब जो 90 लोग हैं उनको कोई प्राइज नहीं मिलेगा। लेकिन जो रेस है वो स्टार्ट हो गई है, लगभग 40-45 मीटर के बाद रेस को रोका जाता है और उसमें 100-150 लोगों को और ऐड कर दिया जाता है, और बोला जाता है कि आपके पास प्राइस तो सिर्फ 10 ही लोग रहेंगे, लेकिन ये लोग भी आपके साथ दौड़ेंगे। अब हुआ क्या, लास्ट में 10 लोगों को प्राइस दे दिया गया, लेकिन जो बाद में लोग दौड़े थे, यानी जो बाद में 100-150 लोग ऐड किए गए थे रेस में, वो उनको जाके फायदा है ना कोर्ट ज्यादा। में बोलते, वो हमारे साथ कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, और फिर कोर्ट फैसला देता है कि हाँ इन्होंने बाद में दौड़ना शुरू किया था तो इन सभी को प्राइज दिया जाएगा, 10 प्राइज नहीं, आप 150 प्राइज दो, और जो बाकी जो पहले 100 लोग दौड़े थे उनको छोड़ दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हुआ इन लोगों के साथ। ओके सर, एक चीज बताइएगा, ये जो फैसला है क्या केवल ऑफिसर्स को लेकर या कि पर्टिकुलर किसी बैच को लेकर ही है, या ओवरऑल सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव पूरे के पूरे शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स पर पड़ेगा, जितने भी पुरुष हैं उन सभी पर पड़ेगा, और इवन जो महिलाएं 2020 के बाद आ रही हैं उन पर भी पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, जितनी भी महिलाएं हैं उनको तो परमानेंट कमीशन दे रहा है, बोल रहा है कि ये सारे के सारे एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने बोला है जिन भी लोगों की मेरिट 60 से ऊपर है महिलाओं में, उन सभी को परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल माना जाए और उनको पेंशन दी जाए अगर वो परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है उनको। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं किया कोर्ट ने, जिसका मेरिट 84 या 82% पे भी है उसको ना तो परमानेंट कमीशन मिला है और ना ही उसको पेंशन के लिए एलिजिबल बताया गया। सेम बैच, यानी अगर 2010 का जो बैच है पास आउट हुआ है उसमें महिलाओं को पेंशन भी मिलेगी और परमानेंट कमीशन भी मिलेगा, लेकिन पुरुषों को अच्छा, एक चीज ना तो पेंशन एक मिलेगी। चीज मुझे एक चीज मुझे बताइए सर, बगैर ये मतलब ये कोई महिला विरोधी थॉट नहीं है, और मैं ऐसा दिखना भी नहीं चाहता हूँ, कोई नहीं दिखना चाहेगा। हम सबके घर में महिलाएं हैं, माता माता हैं, बहनें हैं।
मुझे एक चीज़ समझनी है कि जब आर्मी के अंदर आप इस तरह की चीज़ें इंडक्ट करते हो और कोशिश करते हो, बराबर दिखने की कोशिश करते हो, मुझे ये बताइए बीइंग अ फौजी, दुनिया में कितनी ऐसी सेनाएँ हैं आधुनिक देशों में हम तो विकासशील हैं, विकसित देशों की जो टॉप आर्मी मान लो यूएस है, रशिया फोर्सेस है, कितनी सेनाओं में जो हैं महिलाएँ बॉर्डर पे लड़ रही हैं एडवर्सरीज़ के साथ, उनका क्या प्रतिशत है कि जंग में देखिए आप महिला सैनिकों को उतार रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, महिलाओं को जंग में भेजना, ना भेजना, वो हमारी पॉलिसी मैटर है। ठीक है, अगर हमारी सरकारें चाहती हैं कि महिलाओं को लड़ना चाहिए, तो लड़ेंगे, बिल्कुल। और महिलाएँ इक्वालिटी चाहती हैं, तो उनको बिल्कुल मिलना भी चाहिए। उनको बॉर्डर पे जाना है, तो उनको भेजा जाना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और हमें इस चीज़ से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से देश में महिलाएँ बॉर्डर पर जा रही हैं, कौन से में नहीं जा रही हैं, क्योंकि उससे हमारे देश के मैटर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे देश नहीं, में जो सरकारें मैं चाहती इसलिए हैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा ना करना या कोई जब नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होगा? कि क्या इससे आर्मी की मजबूती, उसके लड़ने की क्षमता पर फ़र्क पड़ रहा है? कोई सेना कितनी मारक है, संघारक है, विध्वंसक है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें लड़ने वाले लोग कौन हैं। क्या अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर महिलाओं का अनुपात जब बराबरी की बात कही जा रही है, क्योंकि दुनिया में भी यही चल रहा है कि भाई जेंडर वाइज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर सेना में बॉर्डर पर भी आप महिलाओं को तैनात कर दीजिए। देखिए, अभी हमारे देश में महिलाएँ बॉर्डर पर तैनात नहीं हैं, वो सर्विसेज़ के रोल में हैं। फाइटिंग आर्म्स में अभी महिलाएँ नहीं इंडक्ट हुई हैं। सिर्फ़ जैसे जो आर्मी की सर्विसेज़ कोर हैं, उनमें महिलाएँ अभी परमानेंट कमीशन उनको मिलना शुरू हो गया है। उनकी इवन जो भर्तियाँ हैं, वो सारी की सारी सिर्फ़ सर्विसेज़ कोर के अंदर हैं और अभी हाल ही में उनको आर्टिलरी के अंदर डालना शुरू किया गया है। यानी जो पीछे रह के लड़ाई लड़ने वाले आर्म्स हैं, पीछे का मेरा मतलब है उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जो मेन जो सर फ्रंटियर मैं के ऊपर सर लड़ मैं रहे हैं मैं बैटल मैं कंट्रीब्यूशन पर सवाल ही नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछेगा। मैं बिल्कुल, फ्रंट बिल्कुल। लाइन की बात कर रहा हूँ। फ्रंट आज लाइन के भी क्या ऊपर हम इन्फेंट्रीज़ होती हैं और आर्मर्ड होता है, उसके उसमें महिलाएँ शामिल नहीं हैं। लेकिन जितने भी पुरुष अधिकारी हैं, जिनको इस फैसले का भुगतना पड़ा है, वो सारे के सारे उन्हीं आर्म से आते हैं, जो कि फाइटिंग आर्म्स हैं। मैक्सिमम उन्हीं आर्म से आते हैं, जो फाइटिंग आर्म्स है। जो बिल्कुल कभी ना कभी अपने जीवन काल में, अपने सर्विस के टाइम में मेन लड़ाई के दौरान या फिर किसी बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वो वहाँ पे रहे हैं। लेकिन उनको उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया है। उनके बारे में सोचा ही नहीं गया है। जैसे कि ना तो वो ह्यूमन है, ना उनका कोई परिवार है, ना उनके पीछे कोई है। महिलाओं के लिए बोला गया है कि उनके परिवार में बहुत लोग हैं, उनकी समस्याएँ हैं, उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन पुरुषों के साथ कभी गलत नहीं होता। मैं महिला विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे ये करने की कोशिश की गई है कि एक और आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी 1982 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने डीएस नकारा केस है वो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला था कि कोई भी पेंशन के लिए ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के रूप में सब ग्रुप के रूप में इनको डिवाइड कर दिया गया है। अपने ही फैसले को उन्होंने वो कर दिया है, चेंज कर दिया है। 5 जजों की बेंच का फैसला था, उसको 3 जजों की बेंच ने मतलब बोल दिया कि ठीक है, ये अलग सब ग्रुप है जिसको प्रॉब्लम हुई है और जो पुरुष हैं वो अलग सब ग्रुप है, उनको प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। इनको तो पहले से ही पता था कि इन लोगों को परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा और इनके साथ महिलाएँ शामिल रहेंगी, जबकि ऐसा नहीं था। एक पर्टिकुलर बैच है जिसके साथ ऐसा गलत हुआ है। बाकी जो बैचेज़ हैं उनका तो फैसला भी आया ही नहीं है, उनकी लड़ाई अभी चलती रहेगी। अभी पूरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी सिर्फ़ 2010-11 तक के जो बैचेज़ थे, उन्हीं को इस जो फैसला है उससे अफेक्टेड है। उसके बाद वालों का अभी भी जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा वैसे का वैसा ही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, जिन्होंने गोलियाँ खाई, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने खाली हाथ बोल दिया कि तुम लोग ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो क्योंकि मैं सिर्फ़ जो फैसला दूँगा महिलाओं के लिए दूँगा, पुरुषों के लिए ये फैसला जायज़ नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि मेल्स के लिए लागू नहीं होगा, ये सिर्फ़ फीमेल्स के लिए लागू होगा। और उन्होंने दर्शकों अपना एक चीज़ बोली है उसमें। हाँ जी, बोलिए। एक चीज़ समझिएगा कि जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे ये थॉट प्रोसेस या सोच बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाओं को ये मिले या ना मिले। इसमें ये है कि हम तो उस दिशा में हैं ना जहाँ सबको बराबर हक मिलना चाहिए।
हक हम सबको ये बराबर जानते मिलना हैं। चाहिए, बराबरी का हिस्सा होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। और और हम ये महिलाओं के जानते खिलाफ हैं, कोई हम नहीं, ये मैं तो जानते खुद हैं। बोलता हूँ कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सेना के सभी आर्म्स में महिलाओं को जाना चाहिए और उनको भी बॉर्डर पे तैनात करिए। बिल्कुल, उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, वो लड़ सकती हैं। ऐसी कोई, हमारे पुराने टाइम में रानी झांसी थी, उन्होंने बिल्कुल लीड किया ना आगे से, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो ऐसा नहीं है, महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं कभी भी कम नहीं रही हैं। उनको बिल्कुल उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उनके अधिकार के देते वक्त पुरुषों को उनके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब आप, भाई, आप किसी को दे रहे हो, आप आगे बढ़ाना चाहते हो, किसी को पुश करना चाहते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो लोग अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दे रहे हैं, आपने कहा कि आप वॉलंटियर चले जाओगे, आप 14 साल में चले जाओ, 15 साल में चले जाओ, आपको हम दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं। लेकिन आप वहीं पुरुषों से ये कह रहे हो कि जी, आप अगर 20 साल की सर्विस है, 20 साल नहीं करेंगे, 19 में भी जाएँगे तो आपको वो नहीं मिलना है। ये सोच बिल्कुल। ठीक नहीं है। साथ ही सेना के अंदर एक ऐसी भावना को जन्म देता है उन ऑफिसर्स के मन में, जहां वो अपने आप को अलग-थलग समझते हैं। देश की सेवा उन्होंने भी उतनी की है। देश के लिए जो जज़्बा उनके अंदर है, वही है जो आप सोचकर महिलाओं को दे रहे हो। लेकिन जो सैनिक लड़ रहा है, जो अपना घर-परिवार, उसके घर में भी माताएँ-बहनें हैं, उसकी भी पत्नी होगी, उसके भी बाल-बच्चे होंगे। लेकिन आप जब इस तरह का फैसला दे रहे हो, वो सीधा-सीधा ये बतला रहा है कि आप सामने वाले के मन में हीन भावना डाल रहे हैं। 10, 15 साल, 19 साल ये कम नहीं होता। अगर ये आप कंसीडर कर रहे हैं कि 14 साल कंसीडर किया जाना चाहिए, 15 साल कंसीडर होना चाहिए, प्रकाश तो जी, फिर एक चीज आपको और आपको कंसीडर बताता करना हूँ, पड़ेगा। जी, एक चीज और बताता हूँ इसी चीज में आपको, कि जो एक पुरुष है वो अपनी जिंदगी के 14 साल जो प्राइम ईयर्स होते हैं, जिसमें अगर वो सेना में नहीं आता है तो वो अपने वो प्राइम ईयर्स अपने किसी और कैरियर में अगर शुरू करता है तो वहां पे उसने कुछ ना कुछ अच्छा कर लिया होता, वो अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर चुका होता। लेकिन जब वो 14 या 10 साल में सेना को छोड़कर बाहर आता है, तो उस वक्त उसको अपनी लड़ाई, अपनी जिंदगी दोबारा से स्क्रैच से शुरू करनी पड़ती है। उसको फिर से वही लड़ाई शुरू करनी पड़ती है जो 21 साल की उम्र में लोग, 22 साल की उम्र में लोग शुरू करते हैं। इसका मतलब सरकार ने उसका कोई साथ नहीं दिया। किसी भी अपना अ, मैं बोल सकता हूँ किसी भी मशीनरी ने उसका कोई साथ नहीं दिया इसमें। कहीं कुछ भी उसको कोई सहायता नहीं मिली। जो लोग बोलते हैं सहायता मिलती है, नहीं मिलती है कोई सहायता। उन लोगों का कहीं भी कोई भी साथ नहीं देता है। वो लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं और अपने जीवन को फिर से 4 से 5 साल लगाकर फिर सेटल करना शुरू करते हैं। यानी स्क्रैच से शुरू करते करके अपने आप को फिर से एस्टेब्लिश करना शुरू करते हैं वो लोग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। वो देश के लिए एक सब कुछ दिक्कत कर रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है उसके लिए। एक दिक्कत ये है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा ठीक दिखने के चक्कर में, कि हम बहुत अच्छे दिखें, उस चक्कर में हम बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय कर जाते हैं। ये वो वाली बीमारी बिल्कुल, है। मुझे ये लगता है कि आजकल जो महिला सशक्त होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण होनी चाहिए, वो परिवार से लेकर के देश के स्तर तक होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि हम महिला सशक्तिकरण की आड़ में एक दूसरा तबका है, उसको बिल्कुल ही हम पहले ही, एक तो वैसा है कि हम सामने वाले को पहले ही अपराधी मान लेते हैं। ये विषय बिल्कुल, अलग है, लेकिन फिर भी वो सोच वही है, थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका वही है कि जहां किसी महिला ने केवल आरोप किसी पर लगा दिया, सामने वाले का पूरा करियर सब कुछ चौपट है। केवल किसी आरोप के बल पर मीडिया से लेकर के सब किसी को मॉलेस्टर, रेपिस्ट सब लिख देते हैं। सालों साल तक वो आदमी कोर्ट के धक्के खाता है, बाद में पता लगता है कि निर्दोष था। हम बताते भी नहीं है कि वो निर्दोष था। समाज में उसका सब कुछ चला गया। ये वही मानसिक सोच है कि जहां आपको एक तरफ लगता है कि नहीं नहीं, इनके साथ तो सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, दूसरी तरफ आप सोचने को भी तैयार नहीं है, आप कंसीडर भी करने को तैयार नहीं है। अगर सेना के लेवल पर आप इस तरह की चीजों को थोपेंगे, किसी ने नहीं रोका है सेना में महिलाओं को जाने से, उनको आगे बढ़ाने से, लेकिन एक व्यवस्था जो आप महिला ऑफिसर्स के लिए दे रहे हैं, वहां जो और उनके साथी ऑफिसर्स हैं, आप ये समझो जो लोग सेम बैच के हैं, उसमें महिलाएं भी हैं और उनमें पुरुष भी हैं। साथ वाली महिला दोस्त को मिल गया और वो जो ऑफिसर है, पुरुष है, लड़का है, उसको नहीं मिला।
उन दोनों के अपने अपने दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो लोग क्या साथ बैठकर चाय पिएंगे? साथ बैठकर क्या कैंटीन में खाना खाएंगे? नहीं खा पाएंगे ना। और ये टीस तो आपने मन में डाल दी उसके, जो अब तक केवल कलीग थे, आपने एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना दिया। बेमतलब की बात है ये। अभी जो ये समस्या है ये अभी शुरू हुई है। जो ऑफिसर्स इस वक्त आर्मी में सर्व कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो तो यही सोचेंगे ना कि हमारे जो साथ वाली महिलाएं हैं उनको ये मिलता रहेगा और हम लोग भुगतते रहेंगे। तो वो कब तक चुप रहेंगे? वो कब तक इस चीज के बारे में सोचेंगे? कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगा ना, बैक ऑफ द माइंड, कि यार हमारे साथ तो गलती होने वाला है, क्योंकि हमारा देश हमारे बारे में नहीं सोचेगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर तबका है जिसके बारे में सोचा जाएगा, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा जाएगा। मैंने अपने एक्स पे डाला हुआ एक बहुत अच्छा मैंने एक मैसेज डाला था, आप लोग उसको पढ़िएगा पक्का। उसके ऊपर लिखा हुआ एक बंदा फायरिंग कर रहा है और वो अपने दिमाग में सोच रहा है क्या मेरा देश मेरा साथ देगा या मुझे अपनी लड़ाई फिर से सुप्रीम कोर्ट में लड़नी पड़ेगी जाके। और वो गोलियां खा रहा है और गोलियां चला रहा है। एक मानसिकता एक जो ऑफिसर है उसकी ये है आज के टाइम में। वो क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? क्योंकि उसका देश तो उसका साथ नहीं दे रहा, उसका सिस्टम उसका साथ नहीं दे रहा है, वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो वो कहाँ जाएगा? वो किसको बोलेगा? सब उसके खिलाफ हैं, सब उसके खिलाफ ही सोच रहे हैं, सिर्फ अपने आप को सही दिखाने के लिए, एक पर्टिकुलर तबके के लिए। ये गलत है। इसके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत है और इसको एनालाइज करने की जरूरत है सभी को। इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर एवरीवन कि क्या सिर्फ एक तबके को बेनिफिट्स देकर दूसरे तबके को, पुरुषों को आप उससे वंचित कर रहे हैं, क्या ये सही है? ये सोचने की जरूरत है हमें। मुझे लगता है कि इस पर वाकई में सोचा जाना चाहिए, बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप सिपाही हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, सब उसी काम में लगे हैं, और आप सिपाहियों के मन में ये बीज का भाव डाल रहे हो कि कोई स्पेशल है और कोई स्पेशल नहीं है। ये ठीक नहीं है। परिवार सबका है, सबके घर में महिलाएं हैं, सबके घर में माता बहनें हैं। मुझे लगता है इस पर सोचा जाना चाहिए। दर्शकों, इस पूरे विषय पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये जो सोच है, जो सोच आपको पहले ये सोचने को केस आने से पहले आप ये तय कर लेते हो कि फैसला किसके पक्ष में देना है, ये जो थॉट प्रोसेस है, इस थॉट प्रोसेस पर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।